मंगलवार की सुबह बाजार के लिए आज दुनिया भर के बाजारों से है हल्की कमजोरी और सुस्ती के संकेत। कल की अच्छी तेजी के बाद आज गैप से नीचे खुले तो क्या खरीदारी के मौके होंगे या करना है इंतजार? क्या लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट, क्या होगी स्ट्रेटेजी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। थोड़ा ग्लोबल एक्शन कल सुस्त रहा, बट हमारे बाजारों में बढ़िया चुस्ती थी। तो क्या आज हम अपने दम पर आगे जाएंगे या फिर ग्लोबल सुस्ती का आएगा इम्पैक्ट? बात करेंगे अनिल जी से भी इस पर ही। पहले तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? सुबह सुबह ढूंढने से मिल नहीं रहा मतलब बड़ी मुश्किल से ढूंढने कुछ ना पड़। 4 के बजाय 3 ही है, तो उससे समझ लो कि आपका माहौल कैसा है। तो 3 में से भी मतलब एक तो ट्रिगर हमने जबरदस्ती घुसाया हुआ है। ट्रिगर तो पहला एक ही है, अमेरिकी बाजारों में मुनाफा वसूली रही। कल परसों 700 पॉइंट दौड़ने के बाद कल अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी का माहौल रहा। 200 अंक नीचे बंद हुआ डाउ। ये है वहाँ से ट्रिगर्स आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। दूसरा ट्रिगर जो कि ट्रिगर नहीं है, IPO लाइटिंग। ये IPO आज से शुरुआत करने जा रहा है और आज ये IPO खुलेगा। देखते हैं किस तरह का रेस्पॉन्स होगा। हाँ, ये भी बता दूं कि 9 बजे इस IPO का पूरा विश्लेषण होगा। ये विश्लेषण मिस मत करना, बिल्कुल। ये विश्लेषण आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है इस IPO की हमने पूरी पढ़ाई करके, तो आपको मज़ा आएगा सुनने में। जो नहीं सुना उनकी मर्जी भाई। ओके। और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 दिनों वाली आज से हो रही है शुरू। तो 3 दिनों तक RBI रहेगा बिजी ये डिसाइड करने में कि ब्याज दरें न बढ़ाई जाए न घटाई जाए। इस फैसले को लेने के लिए 3 दिनों की मीटिंग आज शुरू हो रही है। ये आज के जाने माने 3 ट्रिगर्स। चलिए, तो ट्रिगर्स तो हमारे सामने आ गए। जैसे अनिल जी ने कहा, ढूंढना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सडनली ग्लोबल मार्केट सुस्त हो गया सर। आई मीन फ्राइडे को इतना बढ़िया रिएक्शन आया, लगा कि चलिए थोड़ी जान आएगी। ब्रॉडर मार्केट का उनका पार्टिसिपेशन था। कल हम देख भी रहे थे, खबरों भी थोड़ी थी। हमारे बाजार जब बंद हो रहे थे तो मामूली नरमी दिख रही थी, उसके सामने गिरावट उतनी बड़ी नहीं है, बट थोड़ी वीकनेस ये कहाँ से आ गई? इतनी सुस्ती कहाँ से आ गई? हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए, अमेरिकी बाजार कोई बहुत मजबूती के ट्रेंड में तो है नहीं। अच्छी खबरों पर भी बढ़ने में पसीना आ रहा है, बढ़ रहे हैं तो थोड़ा रुक रुक कर बढ़ रहे हैं। अगर मजबूती है तो थोड़ी बहुत डाउ में है, बाकी डाउ के सॉरी नैस्डैक में है। डाउ में तो अभी भी उतनी मजबूती वाला माहौल बना नहीं है। बस ठीक है, मतलब वो कहना चाहिए कि थोड़ा नैस्डैक को देख देख के शर्म के मारे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी वापस एक आध दिन में ढीला हो जाता है। कल भी हुआ यही, थोड़ा शुरुआत ठीक ठाक हुई, उतनी बुरी नहीं थी। और जैसा हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त थे, 20-25 पॉइंट ऊपर नजर आ रहे थे। ज़्यादा कोई बड़ा एक्शन हम उम्मीद कर भी नहीं रहे थे। और कल 3:20 पे हमारी बात भी यही हो रही थी कि खरीदारी का जो हमारा मामला है वो एक दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं। कल क्लोजिंग में हमने कहा कि फ्रेश खरीदारी करके मत जाइए, क्योंकि 700 पॉइंट बढ़ने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए और मौका मिलेगा तो नीचे खरीदा जाएगा। है उसको होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी मत कीजिए। सो लगभग वैसा ही होता हुआ दिखा है। हाँ, नैस्डैक में थोड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखा है। एप्पल ने कितने 10-12 साल बाद एक नया 9 साल बाद आखिरी वो वॉच लॉन्च करी थी। उसके बाद कल नया, उसके बाद एक क्या बोलते हैं उसको जो लॉन्च किया, वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, VR हेड। ओके, हाँ। तो ये एप्पल का नया प्रोडक्ट आया है। खासतौर से कुछ वो आम लोगों के लिए नहीं है, आपके हमारे काम का नहीं है। जो लोग वर्चुअल रियलिटी में काफ़ी कुछ काम काज करते हैं उनके काम का। तो आप ट्राई करना चाहेंगे? हाँ सर, करना तो चाहेंगे, बट फिर महंगा बहुत, थोड़ी मदद लगेगी और लोगों की लोन लेना पड़ेगा इसके लिए। लोन क्यों, बोनस क्यों नहीं? हाँ, इतना बोनस दे दो सर, आज ही खरीद लेते हैं। जब तक ना हो तब तक तो खुश है। $3,500। $3,500 वो कन्वर्ट करने का भी मन नहीं करता। रहने दो उस पर। ओके, $3,500। ओह माय गॉड, ज्यादा है। 3 लाख रुपए से ज्यादा, 3 लाख के आसपास। 3 लाख का इंडिया में तो आते आते थोड़ा और बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये है। वैसे आजकल 1.25 लाख रुपए के तो फ़ोन लोग लेने लगे हैं, तो 3 लाख रुपए का VR हेडसेट। एनीवे, सो बात ये है कि ये एप्पल ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके बाद एप्पल का स्टॉक थोड़ा बढ़ा भी, नए हाइस पर भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। नैस्डैक भी कमोवेश वही रुझान दिखाता हुआ दिखा। सुबह खुला मजबूत ऊपर गया और उसके बाद धीमे धीमे थोड़ा फिर नीचे आ गया इसी वजह से। सो ये आपके लिए अमेरिकी बाजारों का हाल है। मिला जुला सा कारोबार है। फ्यूचर्स भी मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़े एक्शन में है नहीं। आजकल अमेरिका की फ्यूचर्स बड़े शांत हो गए थे, बहुत शांत हो गए। पहले फिर भी इंडिकेशन देते थे, अब तो नहीं देते हैं। ट्रेडर्स मतलब अमेरिका में जो फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले जितने लोग हैं वो रात को मतलब उनकी रात को वो ट्रेड करने के बजाय सोना ज़्यादा पसंद ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा लगा मतलब नींद, सोना गोल्ड मत समझिए, नींद लेना ज़्यादा प्रेफर करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड।
एक्चुअली एक रीज़न जो था ये बात करने का, क्योंकि कई सारे लोग ट्वीट भी करते हैं, बाकी सोशल मीडिया में भी समझना चाहते हैं। वैसे तो हम रोज़ यूएस मार्केट्स की बात करते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है, बट जब ऐसा एक्शन हो जाए कि एक दिन आप 700 गए, दूसरे दिन आप सुस्ती से आए, हम देख रहे हैं कि थोड़ा हमारे बाजार डीलिंग्स, एटलीस्ट रीसेंट मूवमेंट थोड़ा डीलिंग की है, वो जो भी कर रहे हैं हम अपनी चाल में चल रहे हैं, तो फिर लोगों को क्या समझना चाहिए जब एकदम से मोमेंटम जब रुकता है? दो चीज़ें थी। पहली चीज़ है कि ग्लोबल सपोर्ट जितना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है ना, जितना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा कम है जी। दूसरा, पिछले 3 दिनों से एफआईज ने थोड़ा सा हाथ रोका है खरीदारी करने के लिए। आज से जो दम लगाकर कैश मार्केट में खरीदारी हो रही थी, तो कैश मार्केट में थोड़ी थोड़ी बिकवाली, लेकिन एफएनओ में अब भी बढ़िया खरीदारी है, ठीक है। सो थोड़ा सा हाथ रोका है, लेकिन उस वजह से आप तेजी से बढ़ नहीं पा रहे। घटने के लिए ऐसा भी नहीं कि ग्लोबल बहुत खराब है, 2 दिन घटते तो वापस सपोर्ट भी आ जाता है। और ये कि कैश मार्केट में एफआईज का खरीदारी कम हुआ तो लोकल फंड्स आ रहे हैं, एफएनओ में थोड़ी बहुत खरीदारी है तो घटने भी नहीं रहा है। तो बेसिकली किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं बाजार। अब वो हमारे बाजार भी कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी कर रहे हैं। हमारे बाजारों का मूड माहौल तो तेजी की तरफ है, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। अब घटने के लिए या तो ग्लोबल बहुत खराब हो जाए तो हम यहाँ रुक जाएंगे, और अगर ग्लोबल ने थोड़ा भी अच्छा दिखा दिया कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिनों से डाउ बढ़ा, 700 पॉइंट बढ़ा, शुक्रवार को भी बढ़ा, अगर कल रात एक और जोर से 300 पॉइंट 200 पॉइंट का झटका लगा दिया तो हम रेंज के पार निकल जाते हैं। 660 के ऊपर बंद, चलो नया हाई की बात करो। लेकिन वही रेंज के हाई रेंज पे जाकर ही डाउ ब्रेक लगाता है ना, होता ही है। हाँ, वही हो रहा है। बैंक निफ्टी भी जैसे 44,500 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है, वहीं ब्रेक लगता है। सो आई थिंक ठीक है, स्पीड हर रोज बढ़ भी नहीं सकता है। मैं तो ये कहूँ कि अगर आपको खुश होना है तो यही काफी कि घट नहीं रहो। हाँ, और दुखी होना है तो फिर तो दुखी होने के लिए तो कोई बहाना ढूंढने, बिना वजह भी आप हो सकते हैं। वजह तो खुश होने के लिए ढूंढनी पड़ती है दुखी होने के लिए तो कोई नहीं बढ़ रहा है, ये हो रहा है, और 50 चीज़ें मिल जाएगी ऐसी जो आपको दुखी कर देगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी आप रेंज बाउंड है, हायर साइड पे ही आप चल रहे हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात तो हमारे बाजारों में ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं, और अमेरिकी बाजारों में ऐसी कोई खास अच्छी बात है नहीं। तो इन दोनों के बीच में हम थोड़े फंसे हैं, अटके हैं, हाई रेंज पे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हल्का फुल्का करेक्शन आ भी जाए तो भी आप लोअर लेवल पे सपोर्ट ले लोगे। सो आज की स्ट्रेटेजी में 2 लाइन लिखी है दीप, आप कहें तो इरशाद कर दें तो फिर मैं बता दूं। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने सोचा होगा वैसी मतलब कोई इसमें शायरी नहीं है, सिंपल सी लाइन है कि अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर आता है बाजार का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, वहाँ खरीदारी करनी है। और रुकावट के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी, सिंगल्स लेने 50-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेंगे, 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेंगे, उसी में लाइफ एंजॉय कीजिए। तो ये आपके लिए अब थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड को अपने को दिमाग में लगाना है। अदरवाइज जिनको एक ही तरीके से ट्रेड करना है उनके लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है ही है। और गिरावट में खरीदें, और तब तक खरीदें जब तक निफ्टी 18,275 के नीचे बंद ना हो, और जब तक बैंक निफ्टी 43,650 के नीचे बंद ना हो, तब तक बाय ऑन डिप्स है। लेकिन जो शूरवीर सेल ऑन राइज ही करना चाहते हैं, हमेशा बेचने चाहते हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी ये है कि जब तक 18,675 के ऊपर निफ्टी बंद ना हो, और जब तक 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद ना हो, तब तक आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। ये एक नई लाइन और ऐड कर लें। उछाल में जो लोग बेचना ही चाहते हैं, वो जब तक आपका 18,675 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है तब तक आप बेचे तो भी हर्ज नहीं। 18,675 के ऊपर बंद हो तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, 44,500 के ऊपर बंद हो तो शॉर्ट नहीं करना है। तो शॉर्ट सेलर के लिए भी 18,675, 44,500 ये 2 लेवल है। और डिप्स पे तो खरीदना ही है। और मतलब आप स्ट्रेटेजी मन बना लो पूरा कि मुझे क्या करना है। मेरा मन अगर सिर्फ बेचने का है तो मैं 18,275 के ऊपर, जब 18,675 के ऊपर जब तक बंद नहीं होगा बेचूंगा, 44,500 के ऊपर जब तक बंद नहीं होगा बेचूंगा। मेरा मन सिर्फ खरीदने का है, जब तक 18,275 के नीचे बंद नहीं होगा खरीदूंगा, ठीक है। और जब तक 43,650 के नीचे बंद नहीं होगा खरीदूंगा। सो आप अपना मन बना लो कि मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा। और अगर आप दोनों तरह से ट्रेड करना चाहते हैं तो कहना ही क्या, फिर तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपसे बढ़िया है कौन जो दोनों तरफ ट्रेड कर पाए। गॉट इट। तो वो फायदा उठाना है उसका। 3 दिनों से ये जो आपने भी तो अभी टच किया, एफआईएस की कैश में मुनाफा वसूली हो रही है, ज्यादा नहीं, 70 करोड़ और 2 दिन ऑलमोस्ट 700 करोड़ मान लीजिए। आंकड़ा उतना बड़ा नहीं है, बट 3 दिन लगातार हुआ है, वो काफी टाइम बाद 3 दिन लगातार। इससे कुछ समझना है? समझना तो पड़ेगा दीप, ये थोड़ा हाथ तो रोक रहे हैं। देखो
वैसे वायदा कारोबार के नंबर साथ में मिला के देखेंगे तो आप कोई टेंशन में है नहीं। 700 करोड़ का कैश में बेचा है और 1388 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे एफआईज ने, तो नेट तो 700-800 करोड़ की 700 करोड़ की खरीदारी है स्टॉक में भी, तो है, हाँ। और 700 करोड़ के इंडेक्स भी खरीदे, हाँ। इसीलिए बाजार टिका हुआ है। हाँ, लेकिन क्या होता है कभी भी आप कैश मार्केट के डेटा को थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा देते हैं क्योंकि वो थोड़े लॉन्ग टर्म वाले ज्यादा होते हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसे कोई दिक्कत वाली बात अभी तक तो नहीं है फ्लोज के लिहाज से। नो। दूसरा, एफआईज की इंडेक्स पोजीशन 50% पे, वो भी बहुत ओवरबोट टाइप नहीं है। 60 प्लस होता है तो थोड़ी टेंशन आती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से अभी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। सिर्फ इन डेटा के दम पर आप बहुत तेजी से भागेंगे वो एक बात है कि थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, आपको ऑलरेडी लोकल फंड्स की खरीदारी आ रही है, 1200 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की है। सो फ्लोज के लिहाज से मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बाजार कमजोर होंगे तो फ्लोज की वजह से होंगे। एफआईज की बिकवाली या लोकल फंड्स की बिकवाली की वजह से नहीं गिरेंगे ना। घटेंगे हम तो घटने का कारण ग्लोबली होगा। हमें देखो, हमारा रिजल्ट सीजन खत्म, कोई बड़ी खबर आने वाली है नहीं। फ्लोज कोई हाँ, पॉलिसी में कुछ नहीं है। ये चाय समोसे वाली पॉलिसी है जिसमें न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है। न तो मुझे लगता है गवर्नर साहब अपना कोई स्टैंड बदलेंगे, पॉज वाली पॉलिसी वही रखेंगे, न कमेंट्री बदलेंगे। तो बदलेंगे क्या? करेक्ट, बराबर ना। एक परंपरा है जिसे निभाना है, ये 3 दिनों की पॉलिसी के बाद वो उन्हें जो करना। तो इस बार वो भी कुछ नहीं। ट्रिगर है किधर? नहीं है। तो ट्रिगर अगर अपने पास नहीं है तो या तो अगर अपना कोई ट्रिगर आएगा तो जो आपको हमको सबको पता नहीं वो आएगा, या फिर बाहर से आएगा। अब बाहर से अच्छा वाला आएगा, खराब वाला आएगा, लेट्स सी। ज्यादा संभावना तो अच्छी वाली। वहां पर भी पॉज की एक्सपेक्टेशन है अगले हफ्ते। अब 77% हो गए लोग। हाँ, अगर पॉज हो गया अगले हफ्ते तो एक वहां से अपने को जो जंप चाहिए वो मिल जाएगा बस। सो इसलिए लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर। जब तक नहीं होता तब तक लेवल ध्यान में रखो, नीचे और ऊपर के। नीचे के लेवल याद रट्टा मार लो, 18,275 के नीचे बंद होगा तो हम तेजी की पोजीशन कम करेंगे, 43,650 के नीचे बंद होगा तो हम तेजी की पोजीशन कम करेंगे, 18,675 के ऊपर बंद होगा तो शॉर्ट नहीं करेंगे, 44,500 के ऊपर बंद होगा तो शॉर्ट नहीं करेंगे। बस ये तो याद रखने, दो लेवल दोनों के निफ्टी में। तब तक मजे करो। आपको तो याद है ना एकदम, अभी तो बैठा हुआ है दिमाग। ये बताना पड़ता है, बार बार रट्टा लगाना पड़ता है, तभी जाके याद हो। हमारे भी जो स्कूल में हमने आप लोगों को रट्टा लगवाया था स्कूल में? हाँ, लगवाया था। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा? एक तो वो मैथ्स की टेबल टेबल के लिए करवाते थे, और दूसरा वो जियोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं वो याद करना पड़ता। चलो वो हमारा नहीं था, ओके, बच गए। और थोड़ा हिस्ट्री में बहुत रट्टा मारना पड़ता है। हिस्ट्री में रट्टा ज्यादा मारना पड़ता है। वो पूरा वो मुगलों के खानदान का रट्टा मारने में कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, मतलब वो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला काम था। थैंक गॉड अब काम नहीं आता वो, बढ़िया कोई लिस्टेड नहीं उनके नाम का। तो ये है आपके लिए आज अभी इस वक्त स्ट्रेटजी जिसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है सर, चलिए तो आज का भी सेटअप समझा दीजिए। सेटअप में आज ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं डीप, और एफआईज का संकेत है न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव, लोकल फंड्स का संकेत है बेहद पॉजिटिव, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड है पॉजिटिव। तो कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं है, नहीं दूर दूर तक। निफ्टी पर सपोर्ट लेवल 18,535, 18,575 ये पहले सपोर्ट के तौर पर। संभावना है कि इसी सपोर्ट लेवल को हम होल्ड कर देंगे, नीचे जाने की आशंका तो कम है, फिर भी 18,450 से 18,500 के रेंज में अगर आता है ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। ऊपर की तरफ 18,625, 18,650 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो फिर नए जोन में पहुंचेंगे। वो 18,690 से 18,750 तक निफ्टी को ले जाने की कोशिश आज ही करेगा, अगर हम 18,665-70 के ऊपर निकलकर टिक गए तो। बैंक निफ्टी 43,825, 43,950 ये पहला सपोर्ट जोन है और मजबूत सपोर्ट जोन है। 43,800 के नीचे कमजोरी का संकेत पहला आता है, आना नहीं चाहिए नीचे, लेकिन फिर भी कभी गलती से आ जाए तो 43,525, 43,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह बनती है। यहाँ पर इस रेंज में पक्का शॉर्ट भी काटना चाहिए और लॉन्ग भी करना चाहिए अगर आए तो। ऊपर में 44,200, 44,325 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करना ही चाहते हैं तो ऊपर की रेंज ज़्यादा बढ़िया है। 44,425 से 44,500 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट दोनों करना है।
बशर्ते कि आप 44,550 के ऊपर निकलकर टिके ना। 44,550 के ऊपर निकलकर टिकने पर बार बार लगातार कर रहा हूँ, तब आपको शॉर्ट काट लेने हैं, लॉन्ग भी कर लेने हैं, डबल करना है। उसके बाद मंदी में रहेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अभी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट है। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ये आपके लिए बड़ी रेंज हो गई। थोड़ा डेटा समझाएं सर, कल के बाजार में F5 की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% बढ़कर आई है। देखो आप, कल मार्केट जो थोड़ा सा बेहतर था और इसी वजह से पुट कॉल रेशियो भी निफ्टी का 1 पर है, बैंक निफ्टी का 0.87 पे कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विक्स भी कोई बिल्कुल वोलेटाइल होने का नाम नहीं ले रहा। आप सोच लो, विक्स भी नहीं बदलना चाहता। हाँ, विक्स भी नहीं बदलना चाहता। ठीक है। स्टॉप लॉसेस 18,450 इंट्राडे क्लोजिंग, एक ही स्टॉप लॉस रखें। अगर आपको लगता है थोड़ा दूर का है तो 18,525, 500 आपकी जो मर्जी रखें। मेरे हिसाब से एक ही स्टॉप लॉस है, 18,450 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे आप चाहें तो 43,800 का रख लीजिए और क्लोजिंग 43,650 का। जो डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 43,650 का रखें। लेकिन चूंकि 450 पॉइंट दूर हो जाता है, आपको लगता है कि 1% का स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 43,800 का भी रख सकते हैं। शॉर्ट साइड पर वही स्टॉप लॉस है जो कल था, ट्रिगर नहीं हुआ। 18,675 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस यही रखिएगा। और बैंक निफ्टी पर 44,550 इंट्राडे और क्लोजिंग यही स्टॉप लॉस है आपका। तो स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, कहीं कोई छेड़छाड़ बदलाव करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया निकल कर आया। रेंज बाउंड मार्केट में स्टॉप लॉस बढ़िया निकल कर आते हैं, वहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है सर। ओके, नई पोजीशंस पर आते हैं फिर, क्योंकि आज थोड़ी सुस्ती के साथ ही शुरुआत हो रही है। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर आज के लिए? खरीदिए निफ्टी, शौक फरमाइए खरीदने का। 18,475 से 18,535 अगर इस रेंज में अगर आ जाता है, बहुत बढ़िया जगह लेने के लिए। टुकड़ों में ले लीजिए, 535 पर थोड़ा, 475 पर थोड़ा, और ज़्यादा खरीदने का मन हो तो 500 में भी थोड़ा और ले लीजिए। 2 या 3 टुकड़ों में खरीदिए इस रेंज में। स्टॉप लॉस 18,400 या 450, आपकी जो इच्छा हो वो लगाओ। मैंने 400 दिया है क्योंकि 3 टुकड़ों में आप खरीद रहे हैं। टारगेट 18,575, 600 2 छोटे टारगेट, 635 660 2 मीडियम टारगेट, 690 के बाद अगर ऊपर आ गया तो ठीक है, बाकी 660 तक के टारगेट है। Okay. बेचना चाहते हैं, बेचने में बात ये कि कहाँ से बेचना शुरू करें। 18,640 पे बेचे हैं, 660 पे बेचे या थोड़ा और ऊपर। 18,640 से मूड बनाएं, माहौल देखें, लगे आपको कल के हाइस के आसपास कि यहाँ बेचना चाहिए तो ठीक है। डाउ वाउ अगर समझो ढीले हो जाए फ्यूचर्स पे तो वहाँ बेचे, नहीं तो थोड़ा ऊपर 18,660 से शुरू करें। 18,725 तक आप बेच सकते हैं। 18,800 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे डीप नीचे की तरफ 18,600 और 575 तक 2 छोटे टारगेट हैं। 535 502 मीडियम टारगेट और 475 तक के फाइनल टारगेट के लिए। अब आप देख रहे हो कि 5-5 6 आ रहे हैं, 4-4 5-5 ही आ रहे हैं लेवल, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड है ना, तो रेंज को न नीचे तोड़ने की जल्दी है न ऊपर भागने की जल्दी है, तो वैसा है। ठीक है सर, चलिए बैंक निफ्टी 43,700 43,825, ये बहुत ही बढ़िया जगह। अगर यहाँ मौका मिले तो आपको करनी चाहिए खरीदारी, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा आपका 43,650 का। ओके, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे 43,900 950 और 44,000, ये तीनों में छोटे टारगेट में रख रहा हूँ। 44,075 और 44,125 दो मीडियम टारगेट है। 44,200 44,250 फाइनल टारगेट के लिए करनी है बैंक निफ्टी में इस रेंज में खरीदारी। अब दूसरा तरीका कि अगर ये रेंज आई नहीं तो, जैसे कल आप 44,000 के नीचे ही नहीं गए और 43,900 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जो गैप मिले आज उस गैप में एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, आप खरीदना ही चाहते हैं तो 43,800 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, 43,800 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। ऊपर का टारगेट 44,200 250 दो छोटे टारगेट, 300 मीडियम टारगेट, 425 और 475 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको 43,900 44,000 की रेंज में एक मौका मिलता है आज, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, लेना ही चाहते हैं, मौका छोड़ना नहीं चाहते, मैं तो लूंगा, तो ये रेंज ले लीजिए। हाँ। ठीक है। बेचने वाले जरूर बेचिए। 44,300 पे मूड बनाइए, देखिए माहौल देखिए कि बेच दूं यहाँ पे या थोड़ा रुकूं। लगे ऐसा बेचने का मौका तो पहला इनिशिएशन वहीं कर दीजिए। 43,425 44,425 44,500 तो परफेक्ट रेंज है, वहां पे तो 100% एक बार बेचना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस है 44,550 का, रिस्क वेल डिफाइंड है। उसके ऊपर निकले गलती हो गई, आज के बाद नहीं बेचेंगे, ऐसा करके एक बार निकाल देना कार्ड मतलब इस लेवल पे नहीं बेचेंगे। हाँ, सो ये आपके लिए लेवल है जहां आपको बेचना है। टारगेट जो बनेंगे 44,200 और 125 दो छोटे टारगेट है।
44,075, 44,025, 44,075, 44,025 दो मीडियम टारगेट है, 43,950, 900 और 43,825 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकॉली। और दीप में बता दूं एक बार, ये सारे के सारे लेवल्स वैसे तो सब हमारे दर्शक रोज देखते जानते हैं, लेकिन ये सारे स्पॉट लेवल हैं, कैश लेवल से, नॉट फ्यूचर्स। मैं हमेशा एनालिसिस में कैश लेवल ही देता हूँ। यस सर, ओके, ठीक है। तो इवन तो बाजार थोड़ा सुस्त है, आप सेलिंग एडवर्टाइज सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दें, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी मौका एक अग्रेसिव के लिए बनता है। एग्रेसिव का पर्पज यही है कि क्योंकि तेजी के मार्केट में आप और गलती से ब्रेकआउट हो गया तो इसलिए एग्रेसिव का मतलब ये कि आप एग्रेसिव ट्रेडर की डेफिनेशन फिर दो। एक, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। दो, आप एक्टिवली ट्रेडिंग या टीवी स्क्रीन के सामने। तीन, खटाखट घूमना आना चाहिए, लेना देना फटाफट करते रहे। ऐसा नहीं कि भाई मतलब आज तो मेरा एक प्रेजेंटेशन है बॉस के सामने, 1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन में भाई साहब इधर बैंक निफ्टी की पोजीशन लेके चले गए। बॉस के सामने मोबाइल भी खोल के नहीं देख सकता आदमी, है ना। पता चला पीछे हो गया पूरा प्रेजेंटेशन, मतलब 1 आध महीने की सैलरी नहीं पड़ गई, है ना। हाँ, तो इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स का मतलब ये कि आप एक्टिव हैं, स्किल्ड हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे जिस भी तरीके से करें आप, अपने ब्रोकर्स की ऐप पे करें, टीवी स्क्रीन पर करें, एक्सचेंज को देखें, जो मर्जी आए करें, जैसे करें करें। हाँ, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स वो है, ताकि क्या है, थोड़ा लोग सतर्क रहें और कुछ नहीं। ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए, बैन लिस्ट 3 स्टॉक्स अनिल जी एक साथ बैन में आ गए। कुछ नहीं हुआ 2 हफ्ते और फिर सडनली 3 स्टॉक्स। आशीष ने काफी काम किया है, करवाया काम। तो इंडिया बुल्स, इंडिया सीमेंट, मणप्पुरम, 3 स्टॉक्स आ गए। स्वागत है आपका। चलिए, थोड़ा और डेटा वायदा कारोबार के लेवल। वायदा कारोबार के डेटा में देखिए इंपॉर्टेंट है, नीचे 18,500 जहाँ 1 करोड़ 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर मेक और ब्रेक लेवल एक ही 18,600 के फुट पर 92 लाख शेयर है। कॉल्स में 1 करोड़ 4 लाख शेयर है, तो 18,600 के नीचे है थोड़े सावधान है, 18,600 के ऊपर है तो सीना तान के चलिए, 18,700 के आसपास फिर हल्की फुल्की रुकावट। क्रिस्टल क्लियर डेटा है वायदा करवाना। बैंक निफ्टी सिंपल 44,000 पुट में और कॉल में दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,000 पे ही है। 100 पॉइंट घट जाए आज तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। 44,000 के नीचे से ही आपको कमजोरी गिननी है और 44,000 के ऊपर जब तक रहे आप बराबर मजबूत है। ये बैंक निफ्टी के डेटा है। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट 44,200 के आसपास है, जहाँ 32 लाख शेयर है। सो ब्रॉडली 43,800 44,200 इस रेंज को वायदा करवार के डेटा ट्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके पूरा का पूरा आज का सेटअप और स्ट्रैटेजी भी। बट थोड़ा इंडेक्स में जो भी एक्शन हो रहा है, स्टॉक्स में भरपूर एक्शन, स्टॉक ऑफ द डे भी है, स्टॉक ऑफ द डे और आईपीओ की। हाँ, आईपीओ तो फिर मैं 9 बजे ही बताऊंगा। अगर अभी आप स्टॉक ऑफ द डे ले रहे तो आईपीओ 9 बजे। आईपीओ 9 बजे, हाँ, तो फिर अभी स्टॉक ऑफ द डे, पहले स्टॉक ऑफ द डे लेते हैं। आइए, बिल्कुल। हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक MTAR वापस आ गया। हाँ, आज फिर से खरीदारी की राह है। यहाँ पर 1895 के आसपास बंद हुआ था स्टॉक। 1880 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और ज़रूर लगाइए। ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है तो दाएं बाएं इधर उधर देखिए मत, भूल जाइए कि आपके पास ये शेयर है। डीमेट अकाउंट में इसको पड़ा रहने दें, दिमाग में लगाएं रोज रोज। 1920 और 1935 और 1950 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। क्यों करनी है खरीदारी? एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें लगातार प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से बिकवाली हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है। और हमने 2-3 दिन पहले मैनेजमेंट से बात भी किया था, तो उनका कहना था कि वो बेसिकली कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो एक ग्रुप है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन सामने फंड्स दबा कर खरीद रहे हैं। कल भी आप देखिए प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 4% हिस्सेदारी। सो आप सोचिए, लगातार बिकवाली होने के बावजूद स्टॉक्स एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा, बड़े फंड लिए जा रहे हैं, तो पिछले हफ्ते भी लिए थे, सोसाइटी जनरल, तो अच्छे फंड्स आ रहे हैं। और प्रमोटर्स की स्टेक अगर कोई फंड खरीदता है ना, तो फंड बहुत सोच समझ के खरीदता है। और आपको हमको पता चले ना चले प्रमोटर क्यों बेचा, लेकिन फंड को तो पता होता है। तो इसलिए फंड अगर ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक, और दूसरा डिफेंस स्टॉक तो जबरदस्त एक्शन में है। ये डिफेंस से जुड़ा हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कारोबार करने वाली है, टॉप क्लास प्रोमोटर है, शानदार। हमारी स्पेशल 25 में भी ये कंपनी रही है। आईपीओ के वक्त भी हमने बहुत स्ट्रांगली इसको रिकमेंड किया था। मुझे लगता है अब भी आप खरीद सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, चूंकि स्टॉक ऑफ द डे होता है। तो अगर आपको बड़ा गैप न मिले तो 1920, 1935, 1950 के टारगेट से खरीदें। और जो इन्वेस्टर हैं उन्हें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। साल की शुरुआत में, इसी साल की शुरुआत में पिक ऑफ द ईयर था ये आपका,
पिक ऑफ द ईयर भी यही था। पिक ऑफ द ईयर था ये, वन ऑफ द पिक ऑफ द ईयर। हाँ। और ये आपने कहा था पिक ऑफ द ईयर तो आप ले लीजिए 5 साल के लिए खरीदिए। 5 साल के ये लिए आपने कहा था। बिल्कुल 1620 के लेवल पर था, 5 जनवरी को रेकमेंड किया था। तब 2,500 से 3,000 के टारगेट्स इमीडिएट दिए थे और 4,000 से 5,000 लॉन्ग टर्म। और दीप क्या है, पैसा आप बहुत सारे स्टॉक में बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं। पैसा आप फॉर एग्जांपल, बुरा मानने की बात है, रिलायंस पावर, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, नॉट रिलायंस पावर भी आप जिस भाव पे खरीद के 50% पैसा आराम से बन सकता है। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन किस पैसे में ज़्यादा होगा, MTR में खरीद के में ज़्यादा होगा या रिलायंस पावर खरीद के ज़्यादा होगा? क्योंकि क्वालिटी स्टॉक आप खरीद के, और जब क्वालिटी स्टॉक में बड़ा पैसा बनाते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन आपको ये होता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है और मैंने क्वालिटी पैसा बनाया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, पैसा तो पैसे होता है, हाँ भी वो बात भी सही है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। हमारी सोच है कि क्वालिटी स्टॉक खरीद, आज आप ITC खरीद के पैसा बनाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन होगा। वो पैसा आप आईबुल हाउसिंग खरीद के बनाएंगे कभी नहीं होगा। है ना? सो अच्छी स्टॉक्स में पैसा अगर आपका बनता है तो इसकी कोई बात ही अलग है। और टेंशन फ्री पैसा बनेगा, टेंशन फ्री पैसा। हाँ, नींद आराम से आती है, नींद आराम से। प्रमोटर बेच रहे फिर भी नींद आ रही है, सोचो। एग्जैक्टली। हाँ, ये क्वालिटी कंपनी। और मैं बताऊँ दीप, बहुत कम कंपनियां ऐसी है अच्छी जो आपको नजर आएगी, मतलब इंडिया में जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो कुछ बड़ा कर सकते हैं, ये वन ऑफ देम है। जोरदार। चलिए, तो MTAR टेक हाई कन्विक्शन आइडिया एनर्जी की तरफ से इस साल का पिक ऑफ द ईयर भी था। 5 साल के लिए एनर्जी ने कहा हुआ लीजिए। आज फिलहाल स्टॉक ऑफ द डे IPO वाला मिस मत करना 9 बजे। IPO पे बात करनी है, ठीक है। चलिए, बहुत दिनों बाद बहुत इंटरेस्टिंग रहा है IPO पे ले। अच्छा, हाँ, अरे वाह। बहुत सारे दर्शक बोलते हैं ना आजकल IPO में। मैं बस इतना ही बताऊँ, आगे नहीं। ठीक, हिंट दे दिया। 9 बजे जुड़े रहिए हमारे साथ। IPO पर अंजी की राय भी आ रही है। आइए हमारी टीम से भी बात करते हैं आज की खबरें, ट्रिगर्स और सारी ब्रोकरेजेस के बारे में। नुपुर, अरमान, आशीष तीनों हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले RBI की MPC की जो बैठक है वो आज से शुरू हो गई। 8 तारीख का आपको आउटकम भी दिखेगा, तो यहाँ पे नजर रहने वाली है। बजाज फिनसर्व जहाँ पे 11 बजे म्यूचुअल फंड बिजनेस का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड बैठक QIP के इशू प्राइस पे विचार करने वाली है। और लास्ट में ट्रिगर्स में आपको दिखेगा कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, जहाँ पे कंपनी का नाम चेंज हो गया, कल्पतरू पावर इंटरनेशनल होने वाला है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। जैसे कि सर बता ही रहते हैं, IPO ओपन होने वाला IKO लाइटिंग का 6 से 8 जून तक खुला रहेगा। 600 करोड़ के आसपास तक का इसकी इशू साइज है। और कल 16 इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। 182 करोड़ रुपीस जुटाए एंकर इन्वेस्टर के जरिए। खबरों में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहाँ पे मई के वॉल्यूम्स देखेंगे तो 8% से बढ़कर आए। RTM वॉल्यूम्स भी देखें तो आपको 13% की ग्रोथ दिखा रहे हैं YOY बेसिस पे। BL काश्यप, जहाँ पे 147 करोड़ का कंपनी को सिविल वर्क ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस रहेगा। इसी के साथ कुल ऑर्डर बुक कंपनी की 2770 करोड़ के आसपास की होते हुए दिख रही है। पोर्ट के डेटा आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे मई में पोर्ट पे कार्गो ट्रैफिक साल दर साल 3% की बढ़ोतरी दिखा रहा है, तो पोर्ट स्टॉक्स पे भी आप नजर रखिए। गुजरात पीपावा, साथ ही साथ अदर पोर्ट स्टॉक्स। और लास्ट में PTC इंडस्ट्रीज, जहाँ पे प्रेफरेंशियल इशू सिक्योरिटीज राइट्स इशू के जरिए कंपनी 8 जून को बोर्ड बैठक करेगी, जिस पर फंड जुटाने पर विचार करने वाली। तो PTC इंडस्ट्रीज भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। अरमान, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें? जी बिल्कुल, कई सारी खबरें हैं, जिसमें सबसे पहले कैपेसिटा इंफ्रा। यहाँ पर अगर आप बात करें, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर 8 जून को बोर्ड बैठक है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें राइट इशू के नियमों पर 8 जून को जो है बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा, जो राइट इशू के जरिए लगभग 450 करोड़ जुटाने की जो सूचना है वो ऑलरेडी 17 मई को जो है ये ऑलरेडी दे चुके थे। कई सारी बड़ी डील्स है, जिसमें सबसे पहले MTAR टेक्नोलॉजी, जिसमें 3 प्रमोटर्स उषा रेड्डी, अनीता रेड्डी और कविता रेड्डी, तीनों ने मिलाकर लगभग अगर आप देखें 11 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं, लगभग 3.64% हिस्सेदारी है। उसके अगेंस्ट अगर आप बात करें तो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने लगभग 13 लाख शेयर्स के आसपास 4.3% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। विजय डायग्नोस्टिक, यहाँ पर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने लगभग 12 लाख के आसपास जो है शेयर्स बेचे हैं। लाओपाला, यहाँ पर बात करें मालाबार इंडिया फंड ने लगभग 19 लाख के आसपास जो है शेयर्स बेचे हैं। और वही उसके अगेंस्ट अगर आप देखें, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 19 लाख के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं। और अंत में अडानी इंटरप्राइजेस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप $265 करोड़ का जो इनका डीलेवरेजिंग जो प्रोग्राम है वो इनका पूरा हुआ है। और अगर आप देखें, अगर आप FY23 में पोर्टफोलियो का जो कंबाइंड नेट डेट टू EBITDA की बात करें, वो 3.81 से सुधरकर 3.27 हो गया। ओके, तो ये है आपके लिए आज की सारी खबरें और फंड एक्शन भी। आइए अब चलते हैं आशीष के पास ब्रोकरेजेस के लिए FIR।
मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए मारुति, और यहाँ पर रिपोर्ट चाहिए बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 9,582 की क्लोजिंग है, ये 10,850 रुपये का लक्ष्य दे रहे हो। मान रहे कि पूरी पीवी साइकिल के ऊपर काफ़ी बुलिश है, ग्रोथ के लिए हेडरूम काफ़ी है, इसके चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ में अशोक लेलैंड भी पसंद आ रहा है, खरीदारी किराए देने 150 के आसपास की क्लोजिंग है, 200 रुपये का बढ़िया टारगेट है। और मान रहे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सीवी साइकिल भी फेवरेबल है, इसका फायदा है। साथ में वैल्यूएशन के लिहाज से रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अच्छा लग रहा है, इसके चलते स्टॉक के ऊपर ये खरीदारी किराए दे रहे हैं 200 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा टाटा मोटर्स, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। कल स्टॉक ने नया हाई बनाया है, 546 की क्लोजिंग है, 600 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और मान रहे कि जबरदस्त टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते बुलिश है, खरीदारी किराए दे रहे हैं, 600 का टारगेट है। BHEL यहाँ पर नोमेरा ने रिड्यूस कर दिया है रेटिंग, पहले न्यूट्रल की थी, अब रिड्यूस की रेटिंग है। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो करीब 80 से घटाकर 61 कर दिया है, 86 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। और मान रहे कि कैश फ्लोज में थोड़ी सी वीकनेस आई है, इसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। इसके अलावा PVR आइनॉक्स, UBS खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य उन्होंने घटाया 2300 से घटाकर 1950 कर दिया है। हालांकि स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, 1431 के आसपास चल रहा है। लेकिन कमेंट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो मान रहे कि FY24 में 125 नई स्क्रीन जो है ऐड करेंगे, साथ में जो मर्जर है वो कंप्लीट हो गया, इसके इंटीग्रेशन और सिनर्जी का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। ONGC मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 218 से घटाकर 206 कर दिया है। IGL पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 650 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, रोड सेक्टर के ऊपर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर ये मान रहे कि FY23 में अगर आप देखें तो थोड़े से चैलेंजेस थे, लेकिन FY24 में भी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनरल इलेक्शन है। दो स्टॉक के ऊपर इनकी बड़ी कवरेज है। सबसे पहले आप देखिए PNC इंफ्रा, जहां पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 370 से बढ़ाकर 375 कर दिया, 314 की क्लोजिंग चल रही है। और KNR कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, जो लक्ष्य 256 से बढ़ाकर 265 कर दिया, 246 की क्लोजिंग चल रही है। टाटा कंज्यूमर, JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 770 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय दी है, 951 की क्लोजिंग है, 1150 का टारगेट दे रहे हैं। डिलीवरी पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई, ओवरबीट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 356 की क्लोजिंग, 415 का टारगेट है। वहीं सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं और थोड़े से ज्यादा ही बुलिश है, क्योंकि 445 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। पावर सेक्टर पर जेफरीज की रिपोर्ट है, कवरेज है, जहां पर पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 260 से बढ़ाकर 275 कर दिया है। NTPC पर भी खरीदारी की राय 195 से बढ़ाकर 205। और टाटा पावर पर लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 175 से बढ़ाकर 185 कर दिया, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, क्योंकि 219 की क्लोजिंग है। IEX पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग 110 से एडजस्ट करके लक्ष्य को 120 किया, लेकिन ये भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। और अंत में JSW एनर्जी, जहां पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 315 से बढ़ाकर 325 कर दिया है, 250 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, कम है लेकिन है इंटरेस्टिंग, बढ़िया बढ़िया वाली है, मजेदार है। आइए देखते हैं क्या कुछ एक्शन आगे होता है। एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आपने अभी बोला ना, आशीष ने वो जो रिपोर्ट्स शेयर करी, हाँ। तो आपने बोला रिपोर्ट्स कम है बट जबरदस्त हैं, जानदार हैं। तो अनिल जी, PVR पे जो अपडेट है ना, वो जो स्क्रीन से ऐड कर रहा है अनिल जी, मैक्सिमम एडिशन साउथ ऑफ इंडिया में हो रहा है। अच्छा, मैक्सिमम एडिशन साउथ ऑफ इंडिया में हो रहा है। तो अनिल जी लगाएं आप वरुण को, नुपुर को, आशीष को, हाँ। कि साउथ इंडिया में क्यों पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा अनिल जी। अच्छा, मतलब कि थोड़े टाइम बाद तो फॉरेन ब्रोकरेजेस आ जाएंगी, फिर डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस आ जाएंगे, फिर प्रिंट मीडिया आ जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जी बिजनेस को आना चाहिए अनिल जी, साउथ इंडिया में क्यों कर रहे हैं, अच्छा, उस पे एक तो वरुण करवाइए अनिल जी। हाँ, तो वरुण, आशीष और नुपुर तीनों को लगाओ। बाकी टीम मेंबर के नाम आपको याद नहीं है? पूरी लगा दे टीम, सबको भेज दो चेन्नई। कुशल भी अनिल जी, मतलब लगा दो सबको काम पे, बाकी इधर कौन करेगा? इतने छोटे से काम के लिए आशीष भाई साहब, अच्छा हो आप चैनल के एडिटर नहीं बने। नहीं तो पता चला सबको सारी पूरी टीम चैनल चेक करने के लिए ग्राउंड पे। आशीष
बिना चेन्नई जाके कर पाएंगे काम भी? ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन चले जाएंगे तो रिपोर्ट बढ़िया आएगी। ये देखो बिगाड़ रहे हो आप लोगों को। बंसल जी ये चेन्नई जाने के लिए तैयार है। चलिए, तो बिल्कुल पीवीआर में सदर्न इंडिया में, सदर्न मार्केट में प्रेजेंस बढ़ रही है, उस पर बंसल जी चाहते हैं कुछ कवरेज। जी बंसल जी, पता लगा कर बताया जाएगा। बताएं सर, आज पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे अनिल जी, टाटा स्टील काफी बेहतरीन लग रहा है। चार्ट्स के ऊपर 109 रुपए के अराउंड की क्लोजिंग है। 104 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 117 के टारगेट के लिए टाटा स्टील पर खरीदारी की राय है। किसका भाई है ये? हाँ बंसल जी, किसका भाई है? अनिल जी ये भाई नहीं अनिल जी, वो तो उन्होंने बोला था अनिल जी, सेल का भाई तो गेल है अनिल जी, सेल का भाई तो गेल है अनिल जी। ये डिस्टेंट कजन में आ जाता है अनिल जी, सेकंड थर्ड अनिल जी। ओके, दूर का भाई है। चलिए, टाटा स्टील यहाँ पर है खरीदारी की राय 117 के टारगेट के लिए। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो ये बताइए अनिल जी, आपने ग्रीन टाई पहनी है, दीपांशु जी ने रेड टाई पहनी है। हाँ जी। तो ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स अनिल जी क्यों भेज रहे हैं अनिल जी? नहीं, सिग्नल एकदम क्लियर है, रेंज बाउंड मार्केट है। नीचे में मैं सपोर्ट दूंगा, ऊपर में दीपांशु की वजह से रुकावट आएगी मार्केट में। दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, और बीच वाले अगर आपको संकेत चाहिए तो पिंक ऑफ द हेल्थ, पिंक ऑफ द मार्केट कुणाल जी है। कुणाल जी वैसे आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं एक्चुअली। धन्यवाद अनिल जी। अनिल जी आप, मुझे तो मैं रोज ही अच्छा लगता हूँ, आज आपको भी अच्छा लगा हूँ तो अनिल जी खुशी हो रही है। लेकिन री रेटिंग लगातार बार बार, मतलब महीने 2 महीने तक अच्छे लगेंगे, तब उसके बाद री रेटिंग होगी। अपग्रेड तब आएगा एकदम, 1-2 बार। हाँ, अभी तो खाली रिपोर्ट इनिशिएट की है हमने, अपग्रेड आने में थोड़ा सा वक्त है। जी सर सुप्रभात, बताए पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे में खरीदारी की राय है, और खरीदना है इंडसइंड बैंक को खरीदना है। अनिल जी इसमें हम एक कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और कल के ट्रेड में भी हमने इसमें तेजी देखी। तो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है कि अगर आज बाजार सुस्त खुलता है तो नीचे के लेवल्स पर बाय करें। 1292 के आसपास 1292 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 1330 रुपए का, दूसरा टारगेट 1350 रुपए का। खरीदारी की राय है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए। कुणाल जी की तरफ से 1330 1350 के टारगेट। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स इसलिए फ्रेश ट्रेंडिंग ब्रेकआउट आया है, 780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 770 के स्टॉप लॉस है, इसको खरीदना है 810 के टारगेट के लिए। मेटालिक्स एक और टाटा ग्रुप की कंपनी और मेटल की ही कंपनी यहाँ पर खरीदारी करने की राय। 784-85 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 770 का स्टॉप लॉस, 810 के टारगेट के लिए। अविनाश जी भी हमारे साथ है और सुमित जी भी। एक बार जरा सुमित जी से उनकी पिक्स जान ली जाए। सुमित जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट करना है वो है मारुति। मारुति के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, ऑटो सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। मारुति के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जल्दी एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक 4 डिजिट से सीधा 5 डिजिट हो सकता है। अभी फिलहाल इमीडिएट जो मोमेंटम में टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं वो है 9750, 9800, 9475। ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 9475 के स्टॉप लॉस से मारुति में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ऊपर में 9750, 9800 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि 5 डिजिट में स्टॉक जाने वाला है और 10,000 प्लस के लेवल मारुति में देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें मारुति में करें खरीदारी। ये भी तेज रफ्तार से दौड़ने को तैयार, और कल की एक बड़ी मूव आई थी M&M में, और दीप आज मारुति कमाल करने को तैयार। मैं सोच भी रहा था मारुति स्टॉक ऑफ द डे देने का। अच्छा, हाँ, तो M फॉर मारुति, M फॉर एमटार था। हाँ, तो मैंने कहा चलो एमटार दे देते हैं, नहीं तो मारुति भी आज कमाल करने को तैयार। मुझे लगता है आज अच्छा एक्शन मारुति। थोड़ा इसमें कैचअप बाकी है ना, कैचअप बाकी है। हाँ, इस बार मारुति थोड़ा पीछे रह गया। टाटा मोटर्स ने लीड किया, फिर कल आपका महिंद्रा भी चल गया। अब आज मारुति का नंबर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सुमित जी ने बढ़िया स्टॉक चुना है। आइए अविनाश जी ने कौन सा स्टॉक चुना है जान ले। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो मेरी आज स्टॉक पिक है वो एक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है महाराष्ट्र सीवलेस। अनिल जी, इस कंपनी ने बहुत बढ़िया नंबर्स FY23 के लिए रिकॉर्ड किए हैं। इनफैक्ट उम्मीद से काफी बेहतर। रेवेन्यू की बात करें तो 5700 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 1050 का कामकाजी मुनाफा है,
और 768 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। इस साल करीबन 57 रुपए की अर्निंग आई है, जो पिछले साल करीबन 32-33 रुपीस थी। तो हर पैमाने पे कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑर्डर बुक भी इस साल काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि आने वाले साल दैट इज FY24 के लिए कम से कम 65 का अर्निंग्स आएगा। तो करीबन अभी भी अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, हालांकि स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका है, बट मेरे ख्याल से करीबन अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई इस लेवल से भी खरीदता है तो करीबन 540-550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो महाराष्ट्र सीमलेस में डेफिनेटली अच्छी वैल्यू बन सकती है, इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। महाराष्ट्र सीमलेस ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। पाइप मैन्युफैक्चरिंग वाले सारे स्टॉक्स बड़े मजबूत दिख रहे हैं, बड़ा एक्शन आता हुआ दिख भी रहा है इन सारे शेयरों में। वेल्सपन कॉप भी हमने रिसेंटली देखा, अच्छे एक्शन में रहा था, तो इस पर भी आप रखिए नजर। बट ऑफ कोर्स अविनाश जी की तरफ से महाराष्ट्र सीमलेस ये आपको आते हुए दिख रहा है। अविनाश जी, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अच्छा अपडेट आया सर मई महीने के लिए। वॉल्यूम्स में 8% की आपने वाई बढ़त आती हुई देखी है। जो उनकी रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है वहां पर वॉल्यूम्स 13% बढ़कर आए हैं। डे अहेड मार्केट में 26% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है। अपडेट तो अच्छा आया है, वैसे भी हम देख रहे हैं गर्मी काफी पड़ी है, मई के महीने में तो पावर डिमांड भी ऊपर गई है। IEX पर क्या राय रखते हैं सर? नहीं दीपांशु, IEX की बात करें तो डेफिनेटली नंबर्स काफी रीएश्योरिंग है और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आने वाले महीनों में भी रहेगा, क्योंकि अभी तो गर्मी की शुरुआत है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका कोर बिजनेस जो पावर ट्रेडिंग है वहां पे तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन इवन गैस वॉल्यूम्स भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। इनका गैस एक्सचेंज भी है, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि अच्छा रीजनेबल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू और प्रॉफिट में आना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर मार्केट वेट कर रहा है IEX के लिए वो बेसिकली उनका कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज का अप्रूवल है। ये एक बार अनाउंसमेंट आता है दीपांशु तो आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज IEX एस्टैब्लिश करेगा और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। नजरिया अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म लोगों का है, इन्वेस्टर्स का है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। डेफिनेटली लग तो रहा है कि वापस री रेटिंग स्टॉक में जरूर आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये है आपके लिए IEX जहां पर आपको रखनी है नजर। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। मेहुल जी, जरा IEX का चार्ट देखें। जैसे लंबे समय से ये 150 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, क्या व्यू है सर इसके लिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए IEX की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। काफी समय के बाद, बहुत ही ज्यादा फेल्ड अटेम्प्ट के बाद ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। एक ब्रेकआउट आया था 150 के ऊपर, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में चला गया। बट मैं समझता हूँ ये कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक फ्रेश रैली आ सकती है। जब तक 140 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये बाय ऑन डिप्स काउंटर रहेगा पोजिशनल बेसिस पे, तो यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। 153 से 150 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 140। अपसाइड मैं समझता हूँ 180 तक के टारगेट्स पोजिशनली देखने को मिल सकता है IEX में। ओके, तो ये है आपके लिए IEX जहां पर आपको एक्शन आ सकता है। तो टेक्निकली फंडामेंटली दोनों लिहाज से थोड़ा काउंटर अच्छा ही दिख रहा है। अब देखते हैं आज ये कैसे रिएक्ट करेगा ट्रेड में। PTC इंडस्ट्रीज पर भी रखिए नजर। इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। कैपेसाइट इंफ्रा पर रखिए नजर, यहाँ पर प्रेफ इशू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। एक बार कैपेसाइट इंफ्रा पर भी बात करते हैं। सुमित जी भी है हमारे साथ। सुमित जी, एक बार चार्ट देखेंगे कैपेसाइट के। 8 जून को बोर्ड बैठक यानी कि 2 दिन बाद, और कल स्टॉक में बड़ा एक्शन था, 12.5% ऊपर बंद हुआ था। दीपांशु, मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने और रिसेंट के हाइस के ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट सितंबर 2022 के हाई के ऊपर स्टॉक आ चुका है। तो स्टॉक के अंदर अभी और मोमेंटम बनेगा। 190 रुपए और 200 रुपए ये लेवल आने वाले दिनों में कैपेसाइट इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। कोई भी डिप आता है 180 178 तक तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 170 इसका नीचे में सपोर्ट बनेगा और ऊपर में 190 और उसके बाद 200 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कैपेसाइट इंफ्रा। देखते हैं आज कैसी मूव आती है, बट काउंटर रेडार पर रहना चाहिए। बजाज फिनसर्व आज म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च कर रहा है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है, तो ये भी आपके रेडार पर रहेगा। और एक और ऑफरिंग आ रही है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की तरफ से, जहां पर बाजार की भी नजर बनने वाली है। कुणाल जी, बजाज फिनसर्व चार्ट पर 1450 1460 का लेवल।
देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, बजाज फिनसर्व में हमने एक मोमेंटम बनते हुए पिछले कुछ दिनों में देखा है। थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम है, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि मेजर लेवल्स के ऊपर अब टिक पाने में कामयाब हुआ है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर सुधरा है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको 1600 रुपए तक का एक मूव देखने को मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहें, मौजूदा स्तरों पर हल्के फुल्की टिप में इसमें बाय भी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है 100-125 रुपए की तेजी बिल्कुल स्टॉक में आनी चाहिए। ओके, अविनाश जी, एक बार आपसे भी राय लेना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड बिजनेस आज लॉन्च कर रहा है बजाज फिनसर्व। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड का कारोबार है, इसमें अभी भी हेडरूम ग्रोथ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि अभी बीच में नए रूल जो आ गए थे एक्सपेंस रेशियो को लेके, वहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली हमने काफ़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में देखने को मिली। बट मुझे लग रहा है कि बजाज फिनसर्व के लिए एडिशनल एक अच्छा बिजनेस साबित होगा अगले 2-3 सालों के लिए, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रिटेल रीच इनके पास ऑलरेडी है, वो उसका यूज़ करके इसमें डेफिनेटली स्केलेबिलिटी ला सकते हैं। तो नेट अच्छी बात है। मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। बट मुझे लग रहा है कि ये जो बिजनेस म्यूचुअल फंड का ये शुरुआत कर रहे हैं, इसका एक्चुअली नंबर्स में आने के लिए शायद आपको 2-3 साल रुकना पड़े, तभी तो आपको इसमें स्केलेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो स्केल करने में शायद थोड़ा समय इन्हें लग सकता है, बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है नॉनदलेस जहाँ तक बजाज फिनसर्व का सवाल है। देखते हैं, आज 11 बजे लॉन्च ऑफिशियली होने वाला है। BL कश्यप एंड सन्स, बंसल जी एक बार जरा देख लें, छोटा चार्ट है, 37-38 रुपीज़ का भाव है। पिछले कुछ समय से कुछ किया नहीं है, बट लगातार ऑर्डर्स इन्हें मिल रहे हैं। कल भी देखा हमने टुवर्ड्स एंड थोड़ा स्पाइक आते हुए दिखा, रिसेंटली अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। और आज भी खबर है करीब 150 करोड़ रुपए का सिविल वर्क ऑर्डर इन्हें मिला है। ऑलमोस्ट 2800 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है। चार्ट क्या कहती है सर, 38 का लेवल? दीपांशु, चार्ट एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। बाय ऑन डिस वाला स्टॉक है, 38 रुपए के अराउंड चल रहा है। नीचे में 34-35 एक अच्छा बेस है। 60 रुपीज के टारगेट्स बैठते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो 34 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 60 रुपए के लक्ष्य के लिए BL कश्यप पे खरीदारी की राय है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं, थोड़ा छोटा स्टॉक है इंफ्रा प्लेज में, बट कोई व्यू है इस पे? देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से दीपांशु कंपनी के जो नतीजे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। ये कंपनी मेरे ख्याल से 5-10 साल पहले काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन डेट के कारण से थोड़ा सा इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अभी कंपनी वापस रिकवरी ट्रैक पे है, एक टर्न अराउंड कैंडिडेट आप कह सकते हैं। तो डेफिनेटली जिस प्रकार के नंबर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आगे री-रेटिंग इस स्टॉक में ज़रूर पॉसिबल है, क्योंकि अभी मार्केट आने वाले फ्यूचर के लिए इसको काफ़ी पॉजिटिवली देख रही है। तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस में कोई रिस्क नीचे जाने का बिल्कुल नहीं है, और अपसाइड के लिए काफ़ी जगह बैठती है। तो डेफिनेटली अगर किसी को खरीदना है तो ये प्राइस से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए BL कश्यप, जहाँ पर रखनी है नज़र। ऑर्डर विंस भी इन्हें रिसेंटली थोड़े अच्छे मिले हैं। विजय डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पर भी रखिए नज़र, थोड़ा फंड एक्शन भी हुआ है इस काउंटर में। फिडेलिटी ने करीब 12 लाख शेयर्स, 1.16% हिस्सा बेचा है। 1.7% की इनकी हिस्सेदारी थी, वो अब 0.6% की हो गई है। तो थोड़ा स्टेक सेल हुआ है फिडेलिटी की तरफ से। अविनाश जी से भी राय लूंगा, उससे पहले सुमित जी एक बार जरा देखेंगे। विजय डायग्नोस्टिक्स कल करीब 1% ऊपर था, 385 के लेवल पर कल क्लोजिंग हुई थी। इसकी चार्ट पर कोई राय आपकी? जो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिरावट के बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर रहा है और कुछ इतना कन्विंसिंग चार्ट अभी तक बन नहीं रहा है। लेकिन स्टॉक के अंदर ऊपर में 395 400 के लेवल टूटेंगे, तब जाके इसके अंदर एक बढ़िया मूव बनेगा और फिर 10 से 15% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 350-360 के पास है। तो अभी मान के चले कि ये स्टॉक की रेंज बनी हुई है, साइडवेज ये ट्रेड कर रहा है। 350-360 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, 400 रुपया ऊपर में रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट के बाद ही बड़ा मूव आएगा, नहीं तो साइडवेज ही ट्रेड करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए विजय डायग्नोस्टिक्स। देखते हैं कैसा मूव आएगा। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं सर इसे? दीपांशु, विजय डायग्नोस्टिक में हमने अगर फाइनेंशियल 23 के नंबर्स देखे तो रीजनेबली अच्छे थे। प्लस तेलंगाना में ये बहुत अच्छा मार्केट शेयर कमांड करते हैं। अभी इन्होंने बड़ा एक्सपेंशन भी अनाउंस किया है। सबसे बड़ी बात, इनका मॉडल एसेट लाइट है, कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफ़ी कम है। काफ़ी फंड्स और HNIs ने अभी थोड़ी सी बाइंग इस लेवल पे की है। तो मेरे ख्याल से देखिए, हालांकि अभी कोविड के जैसे डिमांड तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी B2C का इनका बिजनेस मॉडल है, मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी खासी कमाई होगी, अगर किसी को इतना टाइम फ्रेम रखने की कैपेसिटी है। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं इस लेवल पे। ओके, तो ये है आपके लिए
विजय डायग्नोस्टिक्स जिस पर आपको रखनी नजर, देखते हैं इसमें भी थोड़ा आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। BHEL ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको डाउनग्रेड आते हुए दिखा है नोमोरा की तरफ से। न्यूट्रल से अब रिड्यूस की रेटिंग दे दी है, टारगेट 79 का काटकर 61 कर दिया है। एक तो कह रहे हैं कि कैश फ्लोज पर इन्हें आगे असर आते हुए दिख रहा है, दूसरा थर्मल पावर की पाइपलाइन तो अच्छी है बट जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कंपनी की वो अभी भी कमजोर है। नतीजों में भी हमने ये बात हाईलाइट करी थी, मार्जिन्स पर अभी भी इन्हें प्रेशर आते हुए दिख रहा है और मार्जिन्स पर कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्टॉक थोड़ा वैसे एक्शन में रहा है। मेहुल जी जरा BHEL देखें, चार्ट्स पर पहले क्या रहा है एक बार बता दें। कल तो थोड़ा बढ़िया एक्शन में था, 3% ऊपर बंद हुआ था। दीपांशु जी, चार्ट्स की अगर बात करें, प्राइस एक्शन की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये काउंटर अगर नीचे रिएक्शन आया इस न्यूज से तो 80 से नीचे जा सकता है। 80 से 75 जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी के अभी बाय कीजिए बिकॉज आज ओपनिंग कैसा होता है वो देखना पड़ेगा, बट यस 80 से लेकर 75 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हो सकता है काउंटर के लिए। अपसाइड में मैं समझता हूँ कि 90 से 95 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये न्यूज का कोई बड़ा इंपैक्ट ना हो, बिकॉज चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 90-95 के लिए ये काउंटर को होल्ड किया जा सकता है। तो थोड़ा बढ़िया पोजिशनल प्ले लग रहा है BHEL, इस पर रखते हैं नजर, देखते हैं कैसा एक्शन आएगा। तो चलिए, भेल पर एक रिपोर्ट्स अच्छी आ नहीं रही, कोई भी एक रिपोर्ट ऐसी नहीं जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के टारगेट की। नतीजों के बाद भी कोई ऐसी खास रिपोर्ट नहीं आई नहीं है। और वो अलग बात है कि स्टॉक घटता नहीं रहा। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है SGX निफ्टी, अब 37 अंक नीचे है। देखते हैं आगे किस तरह का कारोबार बनता है। एशियाई बाजारों में थोड़ा ठंडा सा कारोबार है, बहुत तेजी नहीं, बहुत नहीं, ठंडा नहीं है भाई। एशिया तो मजबूत हो रहा है, एशिया मजबूत। एक सिंगापुर फ्लैट है, बाकी सब हरे निशान में। तो एशिया में पैनिक नहीं है। तो क्या हम वाकई में 37 पॉइंट नीचे खुलेंगे या थोड़ा 5-15 पॉइंट से काम चल जाएगा? देखते हैं, करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड की। और फर्स्ट एड की शुरुआत में बता दूं, हाँ IPO बस आ रहा है। हाँ, तो आप सोचोगे 3 बार IPO बोल दिया। ठीक है, ज्यादा बताता हूँ मैं। आइए।